नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने हाजिर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हमारी बुक डिस्क्रिप्शन की जो सीरीज़ है वो आपको समझ में आ रही है। दोस्तों, लगभग 15 से अधिक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और सारे के सारे वीडियो जो हैं वो आपको यूँ समझो कि आपकी जो ये लाइब्रेरी ग्रेड 3 KBS NVS या कोई भी जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम में बड़े ही कारगर साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज का अपना प्रश्न बनता है लिविंग विद बुक्स नामक ग्रंथ का संबंध किससे है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, लिविंग विद बुक्स का संबंध जो है वो पुस्तक चयन से संबंधित है। अब देखो, पुस्तक चयन की बात करें दोस्तों, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन की, तो आप यहाँ पर 4 नाम जरूर याद रख लेना। इन 4 में से एक पक्का एग्जाम में आ जाएगा। कौन से 4? तो आप एक तो याद रखिएगा मेल्विन डेवी को, एक तो याद रख लीजिएगा किसको, मेल्विन डेवी को। डेवी के बाद में बात करो दोस्तों, तो आप याद रख लेना मैकॉल्विन को। आप याद रख लेना किसको, मैकॉल्विन को। और मैकॉल्विन के अलावा अगर आप याद करो दोस्तों, तो मैकॉल्विन के अलावा तीसरा और चौथा 2 नाम और मैं आपको बता देता हूँ, वो आप याद रख लेना। यहाँ पर एक FW डरूरी को, FW डरूरी को। और चौथे की बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर SR रंगानाथन को। 4 नाम हैं और 4 नाम से इन चारों में से एक पक्का प्रश्न आ जाएगा। देखो, मैं सबका सन सहित आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेल्विन डेवी 1879, और कहते हैं कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को क्या मिलना चाहिए, सर्वोत्तम ग्रंथ मिलना चाहिए। कौन कहते हैं? मेल्विन डेवी कहते हैं। बात करें मैकॉल्विन की, तो 1925 में यानी 1925 में मैकॉल्विन कहते हैं डिमांड थ्योरी यानी मांग का सिद्धांत। उसके अलावा 1930 में FW डरूरी कहते हैं कि सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक मिले यानी राइट टाइम टू राइट यूजर एंड राइट बुक। साथ ही दोस्तों बात करें डॉक्टर SR रंगानाथन की, तो वो कहते हैं लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन में। अब आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन में डॉक्टर SR रंगानाथन ने क्या विवरण प्रस्तुत किया और वो कब प्रकाशित की गई। 4 चीज़ें हैं दोस्तों, जिनमें से 3 मैं बता चुका हूँ। चौथे का विवरण आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न बनता है कि एक पुस्तक में कम से कम कितने पृष्ठ होने चाहिए। तो आप याद रखिएगा, एक पुस्तक कहलाने के लिए उसमें कम से कम 49 पृष्ठ होने चाहिए। ये उद्घोषणा कौन करता है? तो ये उद्घोषणा यूनेस्को करता है दोस्तों, याद रखना है। अगर 49 से कम पृष्ठ हुए तो उसको पुस्तक ना कहकर आप याद रखेंगे दोस्तों, उसको पंपलेट की संज्ञा क्या है, दे दी जा सकती है। यानी पंपलेट उसको क्या है भाई, कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता है? 49 पृष्ठों से कम पुस्तक हुई तो उसको कहा जा सकता है। कौन कहता है? तो यूनेस्को कहता है। तो ये भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न बनता है कि पुस्तकालय भवन के स्थान के संबंध में डॉक्टर SR रंगानाथन ने प्रत्येक पाठक के लिए कितना स्थान निर्धारित किया है। तो आप याद रखेंगे डॉक्टर SR रंगानाथन ने 27 वर्ग फुट स्थान क्या है, निर्धारित किया है। दोस्तों, कुछ किताबों में यहाँ 27 वर्ग फुट के स्थान पर 25 वर्ग फुट आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, NVS एग्ज़ाम 2019 में इसको क्या माना है इन्होंने, 27 वर्ग फुट माना है। तो आप उसको क्या कर लेंगे भाई, राइट कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। छोटे छोटे प्रश्न है आज के इसमें। तो आप छोटे छोटे प्रश्न है कि OR का पूरा नाम क्या है। तो OR का पूरा नाम ऑपरेशनल रिसर्च है। साथ ही फ्यूमिनेशन किससे रिलेटेड है। तो आप याद रखिएगा संरक्षण से रिलेटेड है। इसके अलावा एक प्रश्न है मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरियन। तो दोस्तों ये टेक्निक्स है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो आप याद रखेंगे मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरियंस पुस्तक का लेखक कौन है। तो G. इवांस क्या है भाई, इस पुस्तक के लेखक हैं। साथ ही दोस्तों 2-4 छोटे छोटे प्रश्नों को और शामिल कर लेते हैं कि डिप्टी लाइब्रेरियन का पद जो होता है वो किसके समान होता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, रीडर के समान होता है। इसके अलावा और बात करें तो मद्रास राज्य पुस्तकालय संघ द्वारा किस वर्ष ग्रीष्मकालीन स्कूल प्रारंभ किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य पुस्तकालय विज्ञान में क्या देना था भाई, प्रशिक्षण देना था। कब शुरू किया गया? तो 1929 में। और यहीं से आप याद रखेंगे दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स को नाम याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे दोस्तों भारत में रेफरेंस सर्विस का नाम भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये रेफरेंस सर्विस इसी समय क्या हो गई थी भाई, विकसित होना शुरू हो गई थी। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष घोषित किया गया जिसका नाम सभी के लिए पुस्तकें था। तो वो भी आप याद रखिएगा सन 1972 में। और कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यूनेस्को की है। और बात करें दोस्तों तो प्रश्न है कि ब्रिटिश नागरिक स्टेसी किस पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो आप याद रखिएगा स्टेसी जो है वो कलकत्ता
लाइब्रेरी के, कलकत्ता लाइब्रेरी क्या थे भाई, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। आगे प्रश्न है कि किस शासक के पुस्तकों का संग्रह दरिया दौलत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों टिप्पू सुल्तान, याद रखना है टिप्पू सुल्तान का जो पुस्तकों का जो संग्रह है टिप्पू सुल्तान का, उसे क्या नाम दिया गया है, तो उसे आप याद रखिएगा दरिया दौलत नाम दिया गया है। दोस्तों पुराने किताबों में और हिस्ट्री में उल्लेख है कि टिप्पू सुल्तान जब रात्रि को सोते थे तो इनकी आंखें जो थी वो क्या थी, खुली रहती थी। अब सत्य क्या है वो तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा इनके संदर्भ में कहा जाता था। तो आप दरिया दौलत को जोड़ के रखना, किसके साथ में, टिप्पू सुल्तान के बारे में। आगे है दोस्तों के प्रश्न बनेगा कि किस देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक अलग से सार्वजनिक मंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना आंध्र प्रदेश, वही आंध्र प्रदेश इसमें सन 1960 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम क्या कर दिया जाता है, लागू पारित कर दिया जाता है या लागू कर दिया जाता है। और कितने प्रतिशत उपज कर का प्रावधान रहता है, तो 8% का प्रावधान रहता है। इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है कि प्रोफेसर जी.सी. विश्वनाथन का संबंध किस राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय से अधिनियम से है, तो आप याद रखेंगे गोवा से है। और दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गोवा कौन से वर्ष में गोवा में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया। साथ ही गोवा के साथ में कोई और भी कोई राज्य, यानी गोवा के साथ में और भी कोई राज्य था क्या जहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को क्या किया गया था, पारित किया गया या लागू किया गया, तो वो आप कमेंट करके हमें क्या करेंगे, बताएंगे। दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पार्ट बड़ा ही आसान पार्ट है और 19 राज्यों में जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो पारित किए गए, मैं 1 मिनट में आपको सबके सन जो है उनका मैं आपको डेट बताता हूँ। देखो आप काउंट करेंगे, सबसे पहले 1948, 60, 65, फिर 65 के बाद में 67, फिर 79 से आप सीधे आ जाओ 88 के बाद में आ जाओ 89 के 2 है, फिर आ जाएगा 93, उसके बाद 2001, उसके बाद 2005, 2006, उसके बाद में 2007, 2008 और फिर 2009। ये लो 19 राज्य के 19 सन मैंने बोल दिए हैं। अब नाम आप इनके याद करना चाहो तो 1 मिनट में नाम याद कर दो। देखो सबसे पहले आप याद करो तो मद्रास के बाद में आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र के बाद में पश्चिम बंगाल, मणिपुर, केरला के बाद में हरियाणा, गोवा के बाद में मिजोरम के बाद में उड़ीसा, गुजरात के बाद में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और राजस्थान के अलावा बात करें दोस्तों तो आ जाएगा पांडिचेरी या लक्षद्वीप में से एक आ जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो बिहार और छत्तीसगढ़ और एक अरुणाचल प्रदेश, बीच में एक अपन छोड़े हैं दोस्तों, कौन सा छोड़ दिया अपन ने, गुजरात उड़ीसा हो गया। और साथ ही 2005 का एक उत्तराखंड अपन ने छोड़ा है 2005, तो उत्तराखंड को आप और शामिल कर लीजिएगा। यानी आसान सा मैटर है। 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किए गए। अगर आपको याद हुए तो सारे के सारे आपकी अंगुलियों पे सारे चलेंगे, एक साथ आप बता सकते हैं। आगे दोस्तों कि किस राज्य में पुस्तकालय संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1937 में कुमार मनिंदर देव राय की अध्यक्षता में किया गया था, तो आप याद रखिएगा किस राज्य में है, तो वो बिहार राज्य में है। साथ ही दोस्तों एक परिभाषा है कि प्रबंधन का तात्पर्य निर्णय लेना है, किसकी परिभाषा है, तो रोस मुर्रे की क्या है भाई, परिभाषा है। आगे है दोस्तों कि किस विद्वान के अनुसार प्रणाली सिस्टम शब्द से तात्पर्य एक ऐसे विषय से जिसका अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है, तो ये परिभाषा किसने दी है, तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों, GD भार्गव के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। और एक दो छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न बनेगा कि इंचडॉक की स्थापना, तो आप याद रखिएगा 1952 में। अगर बात करें दोस्तों इंचडॉक का एग्जाम में पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। यूनेस्को के सहयोग से सन 1952 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में क्या है भाई, मुख्यालय है। भारत में अनुवाद सेवा जारी करने का क्या करता है, कार्य करता है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर S.R. रंगानाथन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष रहे, तो आप याद रखेंगे दोस्तों डॉक्टर S.R. रंगानाथन जो है वो FID बोले तो फीड, जिसका नाम समय समय पर क्या होता रहा है, परिवर्तित हो रहा है। सन 2002 में इसका विघटन कर दिया गया था। इसके क्या रहे हैं भाई, उपाध्यक्ष रहे हैं। आगे दोस्तों डॉक्टर S.R. रंगानाथन द्वारा प्रतिपादित नवीनतम उपसूत्र कौन सा है, तो आप याद रखेंगे पुनः स्मरण का सूत्र जो है दोस्तों वो डॉक्टर S.R. रंगानाथन द्वारा प्रतिपादित नवीनतम उपसूत्र है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि कैनन्स ऑफ रिकॉल वैल्यू किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे सूचीकरण से संबंधित है। आगे प्रश्न है दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UGC नेट में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। प्रश्न है कि संदर्भ सेवा से संबंधित सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले रोथेस्टीन ने कौन से 3 सिद्धांत दिए हैं, तो आप इसको देखो इस तरीके से याद करेंगे, अल्पतम, अधिकतम और मध्यतम। ये तो देने वाला था कौन, रोथेस्टीन। कब देता है, तो आप याद रखिएगा 1875 या 76 में। और कहाँ देता है दोस्तों, तो अमेरिका में। अगर मान लो आपको 2 ही व्यक्तियों का नाम याद रखना है,
एक तो आपको नाम याद रखना है रोथेस्टीन का और दूसरा आपको याद रखना है जेम्स आई वायर का। तो आप देखो वायर को आप कैसे कहें और इसको रोथेस्टीन को कैसे याद करें, दोनों में से एक का नाम याद कर लो दोस्तों। आप ऐसे याद करो वायर, वायर को अपनी वाली शुद्ध भाषा या राजस्थानी में वायर कहते हैं तार को, और तार जो होता है वो क्या होता है भाई, तार जो होता है वो लचीला होता है, तार जो होता है वो क्या होता है, लचीला होता है, यानी उदार होता है, उदार, अनुदार और मध्यतम, उदार, अनुदार और मध्यतम सिद्धांत देने वाला व्यक्ति तो कौन था भाई, तो वो तो आ जाएगा जेम्स आई वायर। और इसके अलावा दूसरा जो बचा अल्पतम, अधिकतम और मध्यतम, ये देने वाला व्यक्ति कौन है, तो सैमुअल रोथेस्टीन नामक व्यक्ति है, वो ये सिद्धांत देता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, गजेटियर ऑफ इंडिया कितने खंडों में प्रकाशित होता है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे गजेटियर क्या होता है। आपको याद रखना है गजेटियर 4 खंडों में क्या है भाई, प्रकाशित है। आगे प्रश्न है, बुक कूपन सिस्टम कौन लागू करता है सर्वप्रथम, तो सन 1948 में बुक कूपन सिस्टम जो है दोस्तों वो यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। आगे प्रश्न दोस्तों, सरनेट यानी साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क जो है वो उसको स्थापित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों, डेसीडॉग। दोस्तों डेसीडॉग का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है। डेसीडॉग की अगर बात करें दोस्तों तो ये है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो डेसीडॉग का भी आप याद रखेंगे। 1967 में क्या किया गया था भाई, बनाया गया था। इसके पिताजी, यानी पिताजी बोले तो इसकी पैतृक संस्था, तो डेसीडॉग की पैतृक संस्था कौन सी है, तो वो भी आपको याद रखना है। डीआरडीओ जो है वो डेसीडॉग की क्या है भाई, पैतृक संस्था है, तो वो भी आप क्या रखेंगे, इसका भी नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे है कि एशियन रिकॉर्डर कहाँ से प्रकाशित होता है, तो याद रखेंगे एशियन रिकॉर्डर जो है वो नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। आगे है कि किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है वो कहाँ से प्रकाशित होता है, तो वो लंदन से प्रकाशित होता है। आगे बढ़ेंगे, देखो विशेषता का उपसूत्र किसका उपसूत्र है, तो याद रखना है वैचारिक धरातल का उपसूत्र है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लिखा है विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति, अगर हिंदी में याद नाम नहीं है तो आप अंग्रेजी में याद रखिएगा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन बाय सी कटर। सी कटर बोले तो दोस्तों, सी कटर बोले तो चार्ल्स एमी कटर 1891 में बनाता है, और कहाँ का है तो आप याद रखिएगा अमेरिका में इस पद्धति को क्या कर देते हैं, बना देते हैं। हिंदी में कहते हैं विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति। आगे दोस्तों गोफर किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर है। साथ ही देखो यहाँ पर एक नाम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, ये एग्री इंडेक्स है। ये क्या है, ये एग्री इंडेक्स नाम है, और आपको याद रखना है एग्री इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों एग्री इंडेक्स जो है उसके अगर प्रकाशन की अगर अपन बात करें तो इसका प्रकाशन जो है दोस्तों वो एग्रीस के द्वारा किया जाता है। एग्री इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों एग्री इंडेक्स का प्रकाशन जो है वो किसके द्वारा, एग्रीस के द्वारा क्या किया जाता है भाई, इसका प्रकाशन किया जाता है। दोस्तों एग्रीस इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूँ समझो कि आपको एग्रीस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। तो अपन यहाँ इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं एग्रीस के बारे में कि एग्रीस क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपन एग्रीस के पूरे नाम की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो एग्रीस का अगर अपन पूरा नाम ले दोस्तों तो इसको आप टुकड़ों में बांटो, देखो इसको आप टुकड़ों में बांटो, इसको आप बांटो IIS, फिर IIS के बाद में आप ले ए, और उसके बाद में आप ले लो यहाँ से एक नाम ले लो साटा यानी सेट। अब ये कोई इसका पूरा नाम बन जाएगा, ये पूरा नाम बन जाएगा इसका इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका क्या है पूरा नाम है। और बात करें दोस्तों इसकी स्थापना, तो स्थापना तो इसकी सन 1970 में हो गई थी, लेकिन ये पूर्णतः अस्तित्व में कब आया, तो ये 1975 में क्या था भाई, पूर्णतः अस्तित्व में क्या था भाई, ये आया था। और एग्री इंडेक्स किसका प्रकाशन है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे एग्री इंडेक्स जो है वो एग्रीस का क्या है भाई, प्रकाशन है। किसका प्रकाशन है, तो आपको याद रखना है दोस्तों किसका प्रकाशन है, एग्रीस का प्रकाशन है। और एग्रीस में भी अगर बात करें दोस्तों तो आप यहाँ से खूब सारी चीज़ें एग्जाम में यहाँ से आ सकती हैं। देखो एग्री इंडेक्स की भी बातें बहुत सारी एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे लिखाएगा कि ये किस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तो ये विश्व स्तर पर कृषि साहित्य
साहित्य के लिए व्यापक और अपडेट सूची जारी करने का क्या करता है, कार्य करता है। अगर भारत में बात करें तो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो इसका क्या है भाई, समन्वय केंद्र है। और ये समन्वय केंद्र जो है ये लगभग एग्रीस में लगभग 3.5% से अधिक का क्या देता है भाई, ये योगदान देता है। तो ये भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न बनेगा कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ देखो, और 5 पीढ़ियाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पीढ़ी। कंप्यूटर का बेसिक पार्ट डालेंगे तो वहाँ से इसके बारे में और चर्चा करेंगे, आपको वहाँ पर जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों है कार्य पद्धति के आधार पर तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इसका हमने एक बेसिक का वीडियो भी डाला ही है, तो वो भी आप देख लेंगे। साथ ही कच्चा चिट्ठा के माध्यम से भी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं क्वेश्चन के आप कच्चा चिट्ठा डालें, तो कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कुछ अच्छा डालूं। हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट करता हूं दोस्तों। फिर भी कई सारे आरोप लगते हैं कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आप यूँ समझो कि जो लोग कहते हैं कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं, आप यूँ समझो वो हमारी कॉपी कर रहे हैं। फिलहाल अपने को उलूल जुलूल हरकतों से दूर रहना है। आपको अपना मेन फोकस UGC नेट और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 या अन्य कोई भी भर्तियां उनके ऊपर करना है, जिससे आप आने वाले टाइम में अपने आप को स्थापित कर दें। क्योंकि दोस्तों आप आने वाले टाइम में आप ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या थे, आपसे ये पूछा जाएगा कि आप वर्तमान में क्या हो। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। आगे है कि आकार और कार्य के आधार पे तो यहाँ पर है मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर है। और अंतिम प्रश्न बनेगा दोस्तों वो है प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है। अबेकस जो है वो प्रथम क्या है भाई, गणना यंत्र है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से PD में बात करें तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, वो भी मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ। एक तो है वैक्यूम ट्यूब, यानी आप इन 5 में से ज़रूर याद रखेंगे वैक्यूम ट्यूब। इसके अलावा बात करें तो वैक्यूम ट्यूब के अलावा बात करें तो ट्रांजिस्टर, इसके अलावा IC के अलावा बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोले तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखो दोस्तों 5 हैं, अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आप 5 के बारे में, इनके जनक कौन थे और इनका निर्माण कब किया गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है इसका जनक अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे। एक नए वीडियो के साथ में एक नई शुरुआत और एक नए अच्छे प्रयास के साथ में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।